अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। जैसे कि चैप्टर 19 ये हमारी स्टैटिस्टिक्स की लास्ट रिवीजन है, ठीक है, जिसमें हम काई स्क्वायर की रिवीजन करेंगे। ठीक है, काई स्क्वायर है क्या, इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। अगर हम काई स्क्वायर की डायग्राम बनाएं तो काई के स्क्वायर की डायग्राम एक पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन बनती है। ठीक है, पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन बनती है, जो कि यहाँ पर जो वैल्यूज होती हैं, ठीक है, ये ज़ीरो होती है, ठीक है, ज़ीरो से, और फिर ये पॉजिटिव इन्फिनिट तक मूव करता है। ये काई स्क्वायर की रेंज होती है, यानी कि यहाँ से ज़ीरो से, ये ओरिजिन समझ लें, ये ओरिजिन से मूव कर रहा होता है और पॉजिटिवली स्क्यू डायरेक्शन में ये जा रहा होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास काई स्क्वायर होती है। इट इज यूज टू टेस्ट, काई स्क्वायर यूज को कहते हैं पॉपुलेशन वेरिएंस। देखें, अभी तक हमने पॉपुलेशन मीन को टेस्ट किया, डिफरेंस ऑफ टू पॉपुलेशन मीन को टेस्ट किया था, फिर पॉपुलेशन प्रपोर्शन को टेस्ट किया और डिफरेंस ऑफ टू पॉपुलेशन प्रपोर्शन को टेस्ट किया। हमने कभी भी स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस को टेस्ट नहीं किया था। तो स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस को जो टेस्ट करना है वो हम काई स्क्वायर से करते हैं। ये कैसे करते हैं हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन प्रॉपर्टी पढ़ लें। ठीक है, जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सेकंड इंडिपेंडेंस, किसी भी चीज के इंडिपेंडेंस को, यानी कि अगर हमने क्वालिटी को टेस्ट करना है तो हम क्या करेंगे, एट्रीब्यूट्स को हमने टेस्ट करना है तो हम काई स्क्वायर टेस्ट यूज करेंगे। ठीक है जी, अच्छा जी, यानी कि पर्सन ए पर्सन बी दोनों अपने डिसीजन में इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है, हम ये देखना चाहेंगे। ठीक है, फिर हम ये देखना चाहेंगे क्या जो कोई भी प्रोडक्ट ले लें, क्या हमने एक प्रोडक्ट लॉन्च की, क्या फैशन का प्रोडक्ट के ऊपर कोई असर है या नहीं है। फैशन की वजह से, हमने कहा कपड़ों का फैशन है, क्या फैशन की वजह से लोग कपड़े ज़्यादा खरीदते हैं या उनके पास पैसे हों तो ज़्यादा कपड़े खरीदते हैं। हमने ये चेक करना है फैशन इंडिपेंडेंट है या नहीं है, या फैशन जो है, मतलब हमने ये देखा कि हमारे जो गारमेंट्स हैं, कपड़े हैं, वो बहुत ज़्यादा सेल हो रहे हैं। हमने कहा इसके पीछे रीज़न क्या है, हम जानना चाहते हैं। हमने कहा क्या लोगों के पास पैसे ज़्यादा है या फैशन मार्केट में बहुत आगे उस चीज़ का, तो इस चीज़ को हमने देखना होता है। तो अगर हमारी जो सेल इंक्रीज हो रही है फैशन की वजह से हो रही है, इट्स मीन जो सेल है वो डिपेंड कर रही है फैशन के ऊपर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेल जो है ये डिपेंड करे किसके ऊपर, फैशन के ऊपर। तो फैशन यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे लिए डिपेंड कर रहा है। फिर हमने कहा कि फैशन हो या ना हो, लोग चीजें खरीद रहे हैं, तो हम कहेंगे फैशन इंडिपेंडेंट है। सेम विद द केस कि बच्चे ने जिद की माँ बाप से कि भाई मुझे मोबाइल लेकर दो, तो माँ बाप ने सोचा अगर इसको मोबाइल ले दिया, क्या पता ये पढ़े ना, ये इस पढ़ाई में अच्छा खासा चल रहा है, मोबाइल की वजह से गेम में लग कर हो सकता है इसकी पढ़ाई कमजोर हो जाए। तो हम चेक करेंगे 6 माह बाद कि इसकी पढ़ाई पर क्या फर्क आया। ठीक है, तो अज्यूम करें 6 माह बाद पेरेंट ने कौन सा टेस्ट लगाना है, पेरेंट काई स्क्वायर टेस्ट लगाएंगे और चेक करेंगे कि मोबाइल का होना पढ़ाई के लिए इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। यानी कि मोबाइल की वजह से क्या पढ़ाई के ऊपर कुछ फर्क पड़ा, अगर पड़ा तो इसका मतलब मोबाइल डिपेंडेंट फैक्टर है। अगर मोबाइल के होते हुए बच्चे की प्रोग्रेस अच्छी रही, इट्स मीन मोबाइल का होना ना होना कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? तो इंडिपेंडेंसी और डिपेंडेंसी को चेक करने के लिए या किसी भी चीज की क्वालिटी एट्रीब्यूट को चेक करने के लिए हम काई स्क्वायर टेस्ट यूज करते हैं। ये पॉजिटिवली डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे कि देखिए मैंने पॉजिटिवली डिस्ट्रीब्यूशन आपके सामने ड्रॉ की है। और अगर ये पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूशन है तो आपको पता है कि यहाँ पर मॉड होता है और मॉड के बिल्कुल साथ यहाँ पर मीडियन होता है और मीडियन के यहाँ पर मीन होता है। तो देखें मीन ओरिजिन से सबसे ज्यादा दूर है तो मीन ग्रेटर है, तो मीन ग्रेटर देन मीडियन ग्रेटर देन मॉड होगा। ठीक है जी, क्लियर। एरिया अंडर द कर्व इज 1, यहाँ पे भी टोटल एरिया 1 होता है। परसेंटेज में बात करें 100%। एरिया इज मेजर्ड फ्रॉम राइट टेल, बस ये बात याद रखनी, जो एरिया मेजर करूंगा मैं ये राइट साइड है तो इस तरफ एरिया मेजर करूंगा। ये क्यों यूज करता हूं, जब मैंने पॉपुलेशन वेरिएंस को कैलकुलेट करना, फिलहाल हमने कैलकुलेट करना नहीं है तो ये एरिया के ऊपर बात हम नहीं करेंगे, बस ये याद रख लीजिएगा। काई स्क्वायर रेंज फ्रॉम 0 to प्लस इन्फिनिटी, ये 0 to प्लस इन्फिनिट काई स्क्वायर की रेंज होती है। ठीक हो गया, नेक्स्ट चलते हैं। काई स्क्वायर में जो हमने नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस सेट कर रहे हैं वो ये क्या, नल हाइपोथेसिस क्या है, वो कहेगा टू एट्रीब्यूट्स आर इंडिपेंडेंट
नल हाइपोथेसिस हमने ये कहा, बच्चे ने ये कहा, बच्चे के पास मोबाइल आया, बच्चे ने कहा पेरेंट्स फिक्र ना करें, मोबाइल के होते हुए पढ़ाई पर कोई फर्क मैं नहीं आने दूंगा। यानी कि बच्चे ने ये कहा, बच्चे का ये क्लेम था, चाइल्ड का ये क्लेम था कि मोबाइल के होते हुए पढ़ाई पर कोई इफेक्ट नहीं आता। यानी कि बच्चे ने कहा कि मैं इंडिपेंडेंट हूं, मोबाइल मेरे लिए इंडिपेंडेंट है। ठीक है, इंडिपेंडेंट का मतलब है कि नॉट एसोसिएशन। नॉट एसोसिएशन मीन कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एसोसिएशन मीन फैमिलियरिटी होती है, रिलेशनशिप होता है। ठीक है, यानी कि अफेक्टिवनेस होती है। इंडिपेंडेंट मीन नॉट एसोसिएटेड। H1 जो होगा आपको पता है H0 का रिवर्स होगा। पेरेंट ने टेस्ट अप्लाई किया काई स्क्वायर। ठीक है, तो पेरेंट क्या करेंगे, कहेंगे टू एट्रीब्यूट्स आर नॉट इंडिपेंडेंट। यहां पर क्या होगा, यहां पर नॉट का बड़ी मिस्टेक जरा वो खुद से लिख लें, नॉट इंडिपेंडेंट। नॉट इंडिपेंडेंट का मतलब है डिपेंडेंट। पेरेंट को खदशा है कि नहीं नहीं बच्चे, मोबाइल बच्चे के लिए इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट है। तो पेरेंट क्या कहेंगे, पेरेंट जो है वो अल्टरनेट के तौर पर काम कर रहे होंगे। तो पेरेंट कह रहे होंगे नहीं नहीं मोबाइल इंडिपेंडेंट नहीं है, मोबाइल डिपेंडेंट है, हमें लगता है इस मोबाइल की वजह से इसकी पढ़ाई खराब होनी है। यानी कि वो पेरेंट ही कहेंगे मोबाइल में और पढ़ाई में कोई ना कोई एसोसिएशन है, पढ़ाई में और मोबाइल में कोई ना कोई ताल्लुक होगा, रिलेशनशिप है। ठीक है, तो काई स्क्वायर जो हम परफॉर्म करेंगे, काई स्क्वायर का फॉर्मूला होता है थीटा माइनस सी होल स्क्वायर डिवाइड बाय ई। सबसे पहले हम सारा इसको कैलकुलेट करेंगे, इस वाले ब्रैकेट को, बाद में सम करेंगे। ठीक है, तो थीटा कहते हैं ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी। आपको पता है ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी हमेशा क्वेश्चन में गिवन होती है। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ये हमने फाइंड करनी होती है, और बस इसी को फाइंड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बाकी कैलकुलेशन आसान है। रिजेक्शन रीजन कैसे बनेगा, जैसे कि मैंने आपको आज शॉर्टकट सिखाया था हाइपोथेसिस में। जैसे कि मैंने कहा था अगर z कैलकुलेटेड ग्रेटर हुआ z टेबल से तो हम रिजेक्ट करेंगे H0 को। बिल्कुल ऐसा ही है रिजेक्शन रीजन, यानी कि वी रिजेक्ट H0, हम H0 को रिजेक्ट करेंगे अगर काई स्क्वायर कैलकुलेटेड ग्रेटर आए काई स्क्वायर टेबल से। ये जो अल्फा है, अल्फा के साथ नजर आ रहा होगा आपको, अल्फा तो इसमें आ गया ना रिस्क लेवल, यानी कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ये जो C-1 और R-1 है ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है, डिग्री ऑफ फ्रीडम है। और ये डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको पता है हेल्प करता है हमें काई स्क्वायर की वैल्यू टेबल से ढूंढने के लिए। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने दो जगह पढ़ा, एक काई स्क्वायर में और एक टी डिस्ट्रीब्यूशन में n-1, दो जगह डिग्री ऑफ फ्रीडम आता है। ठीक है जी, तो कंक्लूजन क्या, अगर काई स्क्वायर फॉल करेगा रिजेक्शन रीजन में तो हम क्या करेंगे H0 रिजेक्ट, अदरवाइज H0 को हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अब मैं सिखाता हूं कि ये E जो है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ये कैसे फाइंड करेंगे। इसको फाइंड करने के हमने जरा 4 तरीके बना लिए। टाइप ऑफ क्वेश्चन, वन वे टेस्ट। वन वे टेस्ट का मतलब होता है कि कोई एक रो आ जाए या कोई एक कॉलम आ जाए, तो उसमें ई कैसे फाइंड करेंगे, क्या है कि ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी का एवरेज ले ले। देखो मीन ऑफ ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी का एवरेज ले लेंगे, आंसर आ जाएगा। अगर टू वे टेस्ट है, टू वे टेस्ट का मतलब है कि आपके पास वन रो या वन कॉलम ना आए, इसके अलावा कोई भी ऑर्डर आ जाए, 3 रो 3 कॉलम आ जाए, 2 रो 5 कॉलम आ जाए, 3 रो 2 कॉलम आ जाए, तो ई कैसे फाइंड करेंगे, जितनी भी रोज होंगी उसका टोटल कर लेंगे, कॉलम का टोटल कर लेंगे, उनको डिवाइड कर देंगे ग्रैंड टोटल से। आपको ये बताइए अगर प्रोपोर्शनल टेस्ट आ जाए, प्रोपोर्शनल टेस्ट मीन अगर प्रोबेबिलिटी आ जाए, तो ई कैसे फाइंड करते हैं, जो टोटल सैंपल होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे गिवन, ये प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में गिवन होगी, गिवन प्रोबेबिलिटी से। और अगर 2/2 आ जाए, 2/2 ऑर्डर आ जाए, इस 2/2 ऑर्डर को हम फाइंड करेंगे, उसका फॉर्मूला ये होगा। अच्छा ई, इसका जो ई है ना 2/2 ई हम इसी तरह फाइंड करेंगे, ई का कोई मसला नहीं है। अगर 2/2 यानी कि 2 रोज और 2 कॉलम आ जाएं तो हम क्या करेंगे, हमारा फॉर्मूला जो काई स्क्वायर का है वो थोड़ा सा बदल जाएगा। तो देखें काई स्क्वायर का फॉर्मूला था थीटा माइनस ई होल स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे एक एडजस्टमेंट आएगी 0.5 की। तो अगर 2/2 2 रोज और 2 कॉलम है तो -0.5 को एडजस्ट करके हम क्या करेंगे, काई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे। सही हो गया। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, उसने कहा द पर्सनल
मैनेजर ऑफ अ फर्म इज कंसर्न अबाउट एब्सेंटीजियम, हम देखते हैं कितने लोग एब्सेंट हुए. He decided to sample the record to determine if absenteeism is distributed evenly throughout the 6 days. हमने देखा 6 दिनों में कितने लोग एब्सेंटीज हुए. ठीक है जी. तो क्वेश्चन हमारे पास ये आ गया. अब ये फर्दर क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी. आपको पता है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कौन होता है? हाँ, हमने कहा हाँ एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी तो ई होता है. अब देखें ऑर्डर चेक करें कौन सा टेस्ट लगना है, 1 वे 2 वे प्रोपोर्शनल, प्रोबेबिलिटी क्या गिवन है. हमने कहा प्रोबेबिलिटी गिवन कोई नहीं है. तो यहां पे देखें एक रो है, ये देखें ये एक रो है और 6 कॉलम है, 1 2 3 4 5 6, एक रो है 6 कॉलम है, यानी कि तो 1 वे टेस्ट है. ये तो 1 वे टेस्ट वाली एग्जांपल आ गई. अगर 1 वे टेस्ट है तो ये ई एक होता है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी. ये कैसे आएगी? ऑब्जर्व का एवरेज ले लो. तो ये ऑब्जर्व है 12 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 10 प्लस 9 प्लस जो भी आएगा उसका एवरेज ले लो. तो सबको जरा प्लस करें, 12 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 10 प्लस 9 प्लस 9, तो आंसर आ गया 60. आंसर आ गया 60. तो देखें हमने कहा कि एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ये जो ऑब्जर्व्ड है ना, ये हमने ये थीटा ऑब्जर्व्ड है, ये ऑब्जर्व्ड वैल्यू की कि मंडे को 6 लोग 12 लोग एब्सेंट थे, ट्यूसडे वाले दिन 9 लोग एब्सेंट थे. तो फॉर्मूला क्या होता है? ऑब्जर्व्ड का एवरेज ले लो. तो फॉर्मूला समेशन थीटा ओवर एन. तो समेशन थीटा कितना 60, नंबर ऑफ डेज एन कितना 6, तो आंसर आ गया 10. ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आ गई. फिर कहता है हाउ मेनी डिग्री ऑफ फ्रीडम. इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या, आपको पता है काई स्क्वायर में डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला क्या होता है? ये देखिए ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ये देखें C-1 और -1. तो देखें डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया C-1 मल्टीप्लाई बाय R-1. कॉलम कितने हैं? 6 कॉलम है, तो 6 - 1. रो कितनी है? एक रो है, तो 1 - 1. तो 1 - 1 0 हो गया. अब 0 को मल्टीप्लाई नहीं करवाना आपने, मतलब 6 - 1 5 हो गया और यहां से 0 होगा. तो 0 कैसे मल्टीप्लाई करवाना, सिर्फ ये लिखना 5 है. तो आपने कहा 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम है. गॉट इट. फिर ये कह रहा है कि व्हाट इज द काई स्क्वायर वैल्यू एट 1%. 1% पर काई स्क्वायर की वैल्यू क्या है? तो काई स्क्वायर की वैल्यू कैसे आती है? देखें ये काई स्क्वायर की वैल्यू इस तरह आती है. जरा यहां से अगर मैं रश कम करूं तो काई स्क्वायर की वैल्यू कैसे आती है? ये देखें काई स्क्वायर की वैल्यू ऐसी आती है, काई स्क्वायर की वैल्यू ऐसी आती है. तो काई स्क्वायर अल्फा, अल्फा क्यों? तो कॉलम -1 रो -1, तो काई स्क्वायर अल्फा. तो जब मुझे काई स्क्वायर की वैल्यू देखनी है तो काई स्क्वायर की वैल्यू के लिए मैं फाइंड करूंगा, यहां पे देख लेते हैं काई स्क्वायर की वैल्यू. तो काई स्क्वायर की वैल्यू कैसे आती है? अल्फा C-1 R-1. यहां से काई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी. अल्फा कितना है? लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 1% है, तो 1% मीन 0.01. कॉलम कितने हैं? 6 - 1. रो कितने हैं? 1 - 1. तो 0.01 6 - 1 5, ये आ जाएगा 0. इस 0 कर दो इग्नोर. तो यानी कि काई स्क्वायर के टेबल में जाओ, 0.01 को 5 में देखो जरा. तो लेट्स सी, ये काई स्क्वायर के टेबल में चले गया मैं. ये काई स्क्वायर आपको पता है 0 से लेके ये पॉजिटिवली इन्फिनिट जा रहा है. ठीक है जी. तो हमारे पास था काई स्क्वायर 0.01. ये देखें 0.01 को 5 में देखना है. तो 0.01 कहाँ है? ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ये रेंज है. तो देखें आपको मैंने कहा था जब काई स्क्वायर को रीड करना है तो देखें हमने राइट टू लेफ्ट करना है. तो देखें 0.005 फिर 0.1 बढ़ती वैल्यू जा रही है, बढ़ती ये 99 पर आ गई. यानी कि राइट टू लेफ्ट हम टेबल रीड कर रहे होते हैं. तो ये जो प्रॉपर्टी पढ़ाई थी आपको ये वाली किधर गया, एरिया इज मेजर्ड फ्रॉम राइट टेल, यानी कि एरिया मेजर करते हैं हम यहाँ से इस तरफ. तो काई स्क्वायर का टेबल देखें, ये देखें वैल्यूज हम इस तरफ मूव कर रही हैं, हमारी सारी वैल्यू, ये देखें सारी वैल्यूज इस तरफ मूव कर रही हैं हमारी. ठीक हो गया जी. लेकिन मुझे क्या वैल्यू चाहिए? अपनी जो डिजायर वैल्यू चाहिए कैलकुलेशन के लिए, वो मुझे चाहिए ये. मुझे डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है और उसको कहाँ देखना है? 0.1 में. तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है, 0.1 ये आ गया 9.236. तो क्या आंसर आ गया? 9.236. तो आ गया 9.236.
9.236, तो ये आ गया 9.236। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया व्हाट इज द वैल्यू, मेरे पास आ गया वैल्यू आ गया 9.1%। 1% मीन सॉरी 1% मीन 0.01 ना, ये तो 0.0 ठीक है, सही लिखा है 0.01, तो 0.01 ये है, ये तो 0.1 है, 0.01 ये है, आंसर आया ये 15.086, 15.086। तो वैल्यूज आ गया 15.086, तो ये मेरे पास आंसर आ गया, ठीक है। तो 15.086, तो ये आ गया मेरे पास 15.086, तो यहाँ पे मेरे पास 15.086 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यूजिंग काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस कंप्यूट काई स्क्वायर। उसने कहा काई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करो, तो मुझे काई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो काई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगा, तो हमें पता काई स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो यहां पर आ जाएगा थीटा, यहां पर मैं फाइंड करूंगा ई, ठीक है, फिर काई स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, ठीक है। तो थीटा मेरे पास क्या है, चेकआउट 12 9 11 12 9 11 12 9 11 12 9 11, फिर 10 9 9 10 9 9, ठीक है क्या। और थीटा ई क्या है, ई ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी में सेकंड 10 आई थी, तो ई में बस 10 आ गया, तो 10। अब मुझे काई स्क्वायर फाइंड करना है ना, काई स्क्वायर, तो काई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा माइनस ई होल स्क्वायर डिवाइड बाय ई फिर सबका सम। तो क्या करूंगा, थीटा माइनस ई करूंगा, यानी कि थीटा में से ई माइनस करूंगा, फिर स्क्वायर करूंगा, उसको डिवाइड कर दूंगा ई से, ठीक है। तो 12 माइनस 10 करूंगा, इसके लिए सॉल्व करते हैं। 12 माइनस 10 किया तो 2 आ गया, 2 का स्क्वायर 4, 4 डिवाइडेड बाय ई, आंसर आ गया 0.4, यहाँ पर आ गया 0.4। बस सारी कैलकुलेशन डायरेक्ट करते हैं, थीटा माइनस ई 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 डिवाइड बाय 10 0.1, तो 0.1 आ गया। तो यहाँ पे भी 0.1 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, 9 और 10 है, तो 9 और 10 0.1 आ गया, 9 और 10 है 0.1 आ गया, सबको सम कर लें, 0.4 प्लस 0.1 प्लस 0.1 प्लस, आंसर आ गया 0.8, 0.8, ठीक है। तो 0.8 आंसर आ गया। तो काई स्क्वायर ये 0.8, ये देखें 0.8 लिखा हुआ मैंने। फिर चेक करो, इज नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रहा है या एक्सेप्ट हो रहा है, हमने कहा चेक कर लेते हैं। हमने कहा फॉर्मूला ये होता है कि काई स्क्वायर कैलकुलेटेड ग्रेटर हुआ काई स्क्वायर टेबल से, तो रिजेक्ट हो जाएगा। कैलकुलेटेड कितना आया 0.8, और काई स्क्वायर टेबल का कितना आया था 5, टेबल से कितना आया था ये सॉरी 15.086, तो 15.086। तो देखें ये ग्रेटर नहीं है, लेस है, अगर लेस है तो हम कहेंगे एच नॉट इज एक्सेप्टेड, तो हम क्या करेंगे एच नॉट को एक्सेप्ट करेंगे। तो चेक करें, तो हमने कहा वी एक्सेप्ट एच नॉट, हम एच नॉट को एक्सेप्ट करते हैं। तो इस तरह से ये वन वे टेस्ट के डिफरेंट क्वेश्चन इस तरह से आ सकते हैं। असल में सारा प्रोसीजर है, मतलब ये अगर मुझे एंड तक पहुंचना है तो मुझे पहला दूसरा तीसरा चौथा सारे प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ेंगे, लेकिन आई कैप ये अलग अलग क्वेश्चन भी पूछ लेता है, ठीक है। क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 में सबसे पहले देखें कि आपके पास 1 वे टेस्ट है, 2 वे टेस्ट है, या 2x2 कंटिजेंसी टेस्ट है, या प्रोबेबिलिटी आ रही है। तो मैंने देखा कि 1 2 3 यानी कि 2 रोज हैं मेरे पास, 2 रोज हैं, 1 2 3 और 2 रोज है, 3 कॉलम है। तो मैंने कहा 2/3 चल रहा है ऑर्डर, अगर ये 2/3 चल रहा है तो मैंने कहा ये 2 वे टेस्ट है। अगर 2 वे टेस्ट है तो मैंने कहा 2 वे टेस्ट में ई कैसे फाइंड करेंगे हम, ई कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले फाइंड करते हैं ई, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास थीटा, ठीक है, जो जरूरी होता है कैलकुलेट करना, फिर ई कैलकुलेट करना जरूरी होता है। हमने कहा जो मैं ई कैलकुलेट करूंगा, तो ई कैलकुलेट करने का मेरा प्रोसीजर ये होता है, ई इस तरह कैलकुलेट करते हैं, रोज का टोटल
फिर कॉलम का टोटल, उनको डिवाइड करते हैं ग्रैंड टोटल से, ठीक है जी। तो इस तरह मेरा ई बन जाता है। तो सबसे पहले मैं थीटा तो सबसे पहले लिखो ना अपना, जो आसान वैल्यूज है वो क्यों ना लिखूं मैं, तो थीटा लिखते हैं। तो थीटा में हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी वो आएंगी चलो भाई मूव कर लो। थीटा में हमारे पास वैल्यूज आ जाएगी, देखिए फैक्ट्री है, फैक्ट्री ए, उसने कहा अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोड्यूस 2 आइटम, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो 2 आइटम प्रोड्यूस कर रही है। अ सर्विस कैरिड आउट टू डिटरमिन द एसोसिएशन बिटवीन क्वालिटी, उसने हमने चेक करना है कि क्वालिटी के दरमियान एसोसिएशन है या नहीं है। अगर एसोसिएशन है तो बताएं इंडिपेंडेंट है डिपेंडेंट है, अगर एसोसिएशन है तो डिपेंडेंट है, नहीं एसोसिएशन तो इंडिपेंडेंट है, ठीक है जी। हमने कहा कि हमने 100 का सैंपल एक्सट्रैक्ट किया, परफॉर्म chi-square 1% level of significance के, whether there is an association between quality of item and the factory of produced item। उसने कहा कि हमने ये चेक करना है कि जो फैक्ट्री में जो आइटम्स हैं उनमें क्वालिटी में एसोसिएशन है या नहीं है, ठीक है, हमने देखना है। हमने कहा फैक्ट्री ए, हमने देखना कि फैक्ट्री ए की प्रोडक्ट सही बन रही हैं या फैक्ट्री बी की प्रोडक्ट सही बन रही हैं, ठीक है जी। अगर फैक्ट्री ए की प्रोडक्ट सही हुई, हमने कहा फैक्ट्री ए से प्रोडक्ट बनाएंगे, और अगर फैक्ट्री बी की प्रोडक्ट सही हुई तो हमने कहा फैक्ट्री बी की प्रोडक्ट्स बनाएंगे, या हम दोनों फैक्ट्री की क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स कंबाइन चेक करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हमने ये देखना है कि there is an association between the quality of items and the factory that produce them। हम देखना है कि किस फैक्ट्री की क्वालिटी कितनी अच्छी है। तो 3 तरह की क्वालिटी आ गई, अनसैटिस्फैक्ट्री, सैटिस्फैक्ट्री और गुड क्वालिटी। फिर फैक्ट्री बी की अनसैटिस्फैक्ट्री 4 है, सैटिस्फैक्ट्री 27, गुड क्वालिटी 15 है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना, ठीक। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैंने ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी लिख लेनी है, ठीक है ना। तो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी के लिए तो यहां से मैंने लिख लेना है 3 तरह की मेरे पास, यहां से फैक्ट्री ए, फैक्ट्री की 3 कैटेगरीज आ जाएंगी, तो 8, 25, 21। तो यहां से मैंने ये लिख लेना 8, 25, 21, 8, 25, 21। फिर फैक्ट्री बी की 4, 27, 15, 4, 27, 15। अब मुझे ई बनाना है। आपको पता है ई कैसे बनेगा, ई का फॉर्मूला रो का टोटल, कॉलम का टोटल और ग्रैंड टोटल। अब रो का टोटल क्या है अनसेटिस्फैक्ट्री का, 12, 27 और 25, 52, 21 और 15, 36। अब कॉलम का टोटल करो, और ये वाला जो है ना, ये वाला ये ग्रैंड टोटल होता है। 8, 25, 21, 8, 25, 21, 54 आ गया। 4, 27, 4, 27, 15, 46 आ गया। एंड द ग्रैंड टोटल इज, ये ग्रैंड टोटल क्या है, ग्रैंड टोटल चेक करते हैं। 100 आना चाहिए, 100 आना चाहिए। 100 क्यों आना चाहिए, क्योंकि उसने यहाँ पे बताया था 100 कहीं, और सैंपल ऑफ 100 का सैंपल ये, तो ग्रैंड टोटल 100 है। 12, 52, 36, इनको भी मैं सम अप करूंगा तो 100 बनेगा, तो 100 इज ग्रैंड टोटल, ठीक है। तो सबसे पहले मैं देखना है कि जो 8 है इसकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कितनी, 8। तो 8 की एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैसे चेक करूंगा, फॉर्मूला ये होता है ई फाइंड करने का कि रो का टोटल, कॉलम का टोटल और ग्रैंड टोटल। तो ई देखें, ई जो है ना, जब मैंने ई इस 8 के लिए इसकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी देखनी है, यानी कि इस 8 का जब मैंने ई देखना है तो देखूंगा इसका रो का टोटल क्या है 54, तो क्या करूंगा 54। इसके कॉलम का टोटल क्या है 12, तो कर दूंगा मल्टीप्लाई बाय 12। ग्रैंड टोटल कितना है 100, तो ये इसकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो चेक करें क्या आ रहा है 54 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइड बाय 100, तो आंसर आता है
6.48, आंसर आता है 6.48, तो यहां पे मैंने लिख दिया 6.48। अब 25 के लिए चेक करो, 25 कहाँ है, 25 की एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, ये 25, इसकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या है, इसको नहीं लिखना, इसका रो का टोटल कितना 54, इसके कॉलम का टोटल कितना 52, ग्रैंड टोटल कितना है 100, ये 100 आ जाएगा इस तरह। तो ये 25 की, तो ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इस तरह आ जाएगी मेरे पास, ई आ जाएगा। तो ई कितना आ जाएगा देखते हैं, 54 और यहां पर आ जाएगा 52, तो आंसर आ जाएगा 28.08, तो आ जाएगा 28.08, तो आ गया 28.08। अब 21 के लिए चेक करते हैं, ये 21 है, तो इसकी रो का टोटल कितना 54, कॉलम का टोटल कितना 36, ग्रैंड टोटल कितना 100, तो 21 का ई कितना आया 54, 36, तो आंसर आ गया 19.44, 19.44, ये 19.44 आ गया, ठीक है जी। तो 19.44 करते हैं, 19.44। अब रह गया इस 4 के लिए, 4 के लिए चेक है, ये 4 है, ये जो 4 है, तो इसको चेक करने के लिए हमने देखना है कि रो का टोटल क्या है और इसके कॉलम का टोटल क्या है। तो रो का टोटल, यहाँ ये 4 जो है, इसकी रो का टोटल क्या है 46, तो 46, इसका कॉलम कितना है 12 डिवाइडेड बाय 100, तो यहां से ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, ठीक है जी। तो मल्टीपल बाय 12, तो आंसर आ जाएगा इसका 5.52, 5.52, तो 5.52 आ जाएगा 5.52। अब 27, ये 27 है, रो का टोटल कितना है 46, कॉलम का टोटल कितना है 52, ग्रैंड टोटल कितना है 100, तो 52, आंसर आ गया 23.92, तो ई आ गया 23.92, तो 23.92, अब रह गया 15, तो 15 रो कितना है 46, कॉलम कितना है 36, ग्रैंड टोटल 100, आंसर इज 16.56, तो आंसर आ गया 16.56, 16.56, ठीक है, ये ई बन गया। अब मुझे क्या काई स्क्वायर चाहिए, अब मुझे क्या चाहिए काई स्क्वायर चाहिए ना, तो काई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, काई स्क्वायर फॉर्मूला समीशन थीटा माइनस ई होल स्क्वायर डिवाइड बाय ई। तो अब मैं डायरेक्ट कंबाइन कर दूंगा, सबसे पहले थीटा में से ई माइनस करूंगा, फिर स्क्वायर करूंगा, उसको फिर दोबारा ई से डिवाइड करूंगा और सम करता रहूंगा, ठीक है जी। तो देखते हैं, लेट्स सी वैल्यूज क्या आती हैं। 8 माइनस 6.48, उसका किया मैंने स्क्वायर, डिवाइड कर दिया 6.48 से, तो आंसर आ गया मेरे पास 0.3565, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट 25 माइनस 28.08 स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई, तो 8, आंसर आ गया 0.3378। नेक्स्ट 21 स्क्वायर डिवाइड 194, 0.1252। नेक्स्ट series 0.418586 कर लेते हैं, 23.92 स्क्वायर किया, तो आंसर इज 0.3966। Series
0.146970। तो ये टोटल कर लें सारों का। प्लस 0.1252 प्लस 0.4186 0.1470। चलिए आंसर आ गया 1.7817। तो ये काई स्क्वायर मेरे पास आ गया जो मैंने कैलकुलेट किया 0.1718। ठीक है, तो 0.1718 आ गया। अब चेक करते हैं इंडिपेंडेंट है ही नहीं, तो फॉर्मूला था कि काई स्क्वायर कैलकुलेटेड ग्रेटर होगा काई स्क्वायर टेबल से, तो अल्फा r-1 c-1। तो काई स्क्वायर कैलकुलेट कितना है 1.7817। तो अल्फा कितना है मेरे पास, अल्फा देखिए कितना है 1%। तो 1% अल्फा मीन 0.01। रोज चेक करें कितना है, रोज रो कितनी है, 1 2 रोज हैं, तो 2 रो हैं, तो 2 माइनस 1 किया। कॉलम कितने हैं, कॉलम 1 2 3 कॉलम है, तो 3 माइनस 1, तो 0.01 2 माइनस 1 1 3 माइनस 1 2। तो इस 1 को इग्नोर कर दें, 2 1 से 2 कर दें, 0 को मल्टीप्लाई नहीं करवाना, ये बात जाता है, 0 को मल्टीप्लाई नहीं करवाते। अगर 2 आया था तो 2 2 4 में देखता मैं, ठीक है नी। तो 0.01 को 2 में देखना है, 0.01 को 2 में देखना है, तो 0.01 है क्या, 0.01 है, इसको कहाँ देखना है, इसको देखिए मैंने 2 में, ये 2 है, तो ये 2 है, आंसर आ गया 9.210। तो 9.210 और यहाँ पर क्या है 1.7817। तो देखिए लेस है, अगर ये लेस है तो हम कहेंगे H0 इज एक्सेप्टेड। H0 एक्सेप्ट है, अगर H0 एक्सेप्ट है तो मैं कहूंगा इंडिपेंडेंट है, यानी कि नॉट एसोसिएटेड है, यानी कि फैक्ट्री ए से प्रोडक्शन करवाएं फैक्ट्री बी से प्रोडक्शन करवाएं कोई फर्क नहीं है। ठीक है जी, तो मेरा डिसीजन ये आ गया। कह रहा है देयर इज एन एसोसिएशन बिटवीन, हमने कहा नहीं, नो एसोसिएशन, नो एसोसिएशन, कोई एसोसिएशन नहीं है। ठीक है जी, क्या एसोसिएशन है, इसको जरा सोच लें जरा। H0 एक्सेप्ट है, H0 एक्सेप्ट है, अगर H0 एक्सेप्ट हो तो एसोसिएशन होती है या नहीं होती, इसको देखें जरा। कहता है अगर H0 है तो हम कहेंगे इंडिपेंडेंट है और कोई एसोसिएशन नहीं है। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है। तो H0 किया हुआ था हमारा, रिजेक्ट हुआ, एक्सेप्ट हुआ था। अगर H0 एक्सेप्ट है हमने कहा इंडिपेंडेंट और नॉट एसोसिएटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहले जब काई स्क्वायर का क्वेश्चन आएगा आपको इस तरह टेबल बना होगा, टेबल में सबसे पहले अपने ऑर्डर पिक करना है। तो ऑर्डर चेक करें, ऑर्डर आपने देखा 2 रोज 2 कॉलम 2/2। आपने जैसे देखा 2/2 आपने कहा यार इसका तो फॉर्मूला बदल जाएगा, यानी 2/2 में काई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो काई स्क्वायर का फॉर्मूला थोड़ा सा बदल जाता है, वो ये होता है कि समेशन मॉडुलस थीटा माइनस ई माइनस करते हैं 0.5, जो आंसर आएगा उसका करते हैं स्क्वायर, उसका करते हैं स्क्वायर, फिर करते हैं ई से डिवाइड, तो ये हमारे पास आंसर आता है। यानी कि मॉडुलस का मतलब जो माइनस वाली वैल्यूज हैं उसमें मैं प्लस में कर दूंगा। तो सबसे पहले थीटा चेक करते हैं, थीटा क्या, ऑब्जर्व्ड वैल्यूज क्या है मेरे पास। ऑब्जर्व्ड वैल्यू मेल की, मेल और फीमेल देखना हमने, उसने कहा हमने 50 स्टूडेंट का सर्वे किया, ये ग्रैंड टोटल आ जाएगा, ग्रैंड टोटल। शोड मेल एंड स्टडी सेकंड यूरोपियन लैंग्वेज, के कौन यूरोपियन लैंग्वेज को सेकंड लैंग्वेज के तौर पर लाइक करते हैं। कैरी आउट काई स्क्वायर टेस्ट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस डिटरमिन वेदर देयर इज एन एसोसिएशन बिटवीन जेंडर एंड लैंग्वेज। कहता है जेंडर और लैंग्वेज में कोई एसोसिएशन है या नहीं है, यानी कि फॉर एग्जांपल हमने कहा जो मेल हैं वो सेकंड यूरोपियन लैंग्वेज को पसंद करते हैं, ये हमारा एक राय है। तो हम ये चेक करते हैं क्या हर वो जो मेल है नॉर्मली क्या यूरोपियन को सेकंड लैंग्वेज के तौर पर पसंद करते हैं या नहीं करते। ठीक है, तो हमने इसको चेक करना है। हमने देखा क्या जेंडर और लैंग्वेज में क्या कोई रिलेशनशिप है।
फॉर एग्जाम्पल हमने कहा जो मेल होते हैं वो ज़्यादा यूरोपियन लैंग्वेज यूज़ कर रहे होते हैं, जो फीमेल है वो नहीं करती, यानी कि मेल का और लैंग्वेज का रिलेशनशिप है। हमने चेक करना है क्या जेंडर का और लैंग्वेज का ताल्लुक है या नहीं है, ठीक है। इसको चेक करने के लिए तो हमने कहा थीटा कौन है, मेल में 14 6 तो 14 6 और 8 और 22 ये हमने आ गया ऑब्जर्व। हमने कहा ई आता है रो का टोटल, कॉलम का टोटल, ग्रैंड टोटल, ठीक है जी। तो अब मैं सबका इसका ज़रा टोटल कर लेता हूँ। जब मैंने इसका टोटल किया तो टोटल कुछ मेरे पास ये आ गया, टोटल यहाँ पे आ जाएगा ग्रैंड टोटल, कॉलम का टोटल 14 और 6 20 आ गया, 30 आ गया। तो देखें उसने कहा 50 स्टूडेंट एक ग्रैंड टोटल था, तो 50 हमारा ग्रैंड टोटल आ गया, और 28 आ गया, तो यहाँ से 8 और 14 हमारे पास कितना आ गया, 22 आ गया, 22 आ गया, 22 28 50 हो गया, ठीक है जी। अब चल चेक करते हैं इस 14 का ई निकालना है, तो कैसे, इसका रो कितना है, इसका रो कितना है 20, कॉलम कितना है 22, डिवाइड बाय ग्रैंड टोटल कितना है 50। तो देखें ई कितना है मेरे पास, ई आ गया 8.8, तो चेक करें 8.8 आ गया, तो इसका आ गया 8.8। अब 6 का चेक करते हैं, ये 6, रो कितनी है 20, कॉलम कितना है 28, ग्रैंड टोटल 50, 28 था, तो 28 का आंसर आ जाएगा 11.2, तो 11.2 आ गया यहाँ पर 11.2। इस 8 का चेक करें ज़रा, ये 8 रो का टोटल कितना 30, कॉलम 22, कॉलम 22, ग्रैंड टोटल 50 आ गया, तो 30 50 22, आंसर इज 13.2, तो आ जाएगा 13.2, तो 13.2। 22 के लिए चेक करें, रो कितनी है 30, कॉलम कितना है 28, ग्रैंड टोटल कितना है 50, तो 30 50 28, आंसर आ गया 16.8, 16.8, तो 16.8 यहाँ पर आ गया 16.8, ठीक हो गया, क्लियर। क्योंकि 2/2 कंटिजेंसी है, तो कंटिजेंसी आ गया तो 0.5 एडजस्ट होगा। तो अब जो ई निकालना है वो इस तरह निकालना है कि सबसे पहले आपने, मैं एक डेमो के तौर पे लिख रहा हूँ, 14 में से माइनस कर दो 8.8, जो भी आंसर आएगा उसमें से फर्दर माइनस करो 0.5, ये जो आंसर आएगा इसका करो स्क्वायर, वो जो आंसर आएगा दोबारा ई से माइनस डिवाइड करो 8.8, तो ये इस तरह से कुछ फाइनल आंसर आपका आएगा, ठीक। तो मैं इस सारे को डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, 14 माइनस 8.8, ठीक है। बात याद रखनी है, हमेशा यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू रखनी, नेगेटिव नहीं रखना, वरना नेगेटिव और ये माइनस आप प्लस कर बैठेंगे गलती से, तो मॉडल ऐसे यहाँ पर, इसलिए इसको हमेशा जब 6 माइनस ना कीजिएगा, आपने जब सेकंड वैल्यू लिखनी होगी, क्योंकि आपने प्लस में वैल्यूज रखनी है, आप 11.2 माइनस 6 फिर माइनस 0.5 फिर होल स्क्वायर डिवाइड बाय 11.2, इस तरह वैल्यूज लिखिएगा आपने यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव रखना है, वरना ये माइनस होगा और यहाँ से ये माइनस होकर प्लस हो जाएगा, तो कैलकुलेशन गलत हो जाएगी, बस इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। तो 14 माइनस 8.8 0.5 जो आंसर आया उसके किया स्क्वायर, डिवाइड कर दिया 8.8 से, तो आंसर आया मेरे पास मेरा आंसर जो आया वो आया 2.51। नेक्स्ट 11.2 माइनस 6, जो आंसर आया सो माइनस किया 0.5, स्क्वायर किया, फिर डिवाइड किया ई से 11.2 से, तो आंसर आ गया 1.97। अब सारे टू डेसिमल, अब 13 का पहले रखिएगा, तो 13.2 माइनस 8, तो आंसर आया इसमें किया माइनस 0.5 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 13.2, तो आंसर आ गया 1.67। लास्ट 22 माइनस 16.8
माइनस 0.5 स्क्वायर डिवाइड बाय 16.8, आंसर इज 1.31। सबका टोटल कर ले तो 2.51 प्लस 1.97 प्लस 1.67 प्लस 1.31, तो आंसर आ गया 7.46। तो फॉर्मूला होता है काई स्क्वायर कैलकुलेटेड ग्रेटर हो काई स्क्वायर टेबल r-1 c-1। ठीक है जी। तो कैलकुलेटेड का आंसर आ गया 7.46। तो यहां से देखें अल्फा कितना है, तो अल्फा मेरे पास कितना है 5%, तो 5% मीन 0.05। दो रोज हैं और दो ही कॉलम है, तो 0.05 को 2 - 1 1, 2 - 1 1, तो 1 1 ज़र 1, तो 0.05 को चुपचाप 1 में देख लो, तो 0.05 को 1 में देखना है। ये 0.05 और ये 1 है, तो आंसर आ जाएगा 3.841। 3.841। तो ये देखें ये ग्रेटर हो गया, जैसे ही ग्रेटर हो गया हमने कहा H0 इज रिजेक्टेड, हमने H0 को रिजेक्ट कर दिया, हमने कहा H0 रिजेक्ट हो गया। ठीक है, अगर H0 रिजेक्ट हो गया, अगर H0 रिजेक्ट हो गया तो बताएं एसोसिएशन है या नहीं है। अगर हमें पता है H0 रिजेक्ट हो तो हमने कहा डिपेंडेंट है, यानी कि एसोसिएशन बिल्कुल है। तो चेक करते हैं, उसने कहा देयर इज एसोसिएशन बिटवीन जेंडर एंड लैंग्वेज, कहता जेंडर और लैंग्वेज में रिलेशनशिप है, यानी कि हमने कहा मेल इस पर्टिकुलर लैंग्वेज को पसंद करते हैं। ठीक है जी, क्लियर। लास्ट क्वेश्चन रह गया प्रोबेबिलिटी का। कहता हमने एक डाइस को डाइस का मतलब होता है एक डाइस, सिंगल डाइस है, सिंगल डाइस है हमारे पास, उसको 144 टाइम्स हमने क्या किया टॉस रोल किया, अ डाइस वाज रोल्ड 144 टाइम, हमने एक डाइस को 144 टाइम रोल किया। तो हमने देखा फेस 1, तो फेस 1 आया 22 टाइम, उसके 2 आया, 2 नंबर आए 23 मरतबा, 3 नंबर आया 27 मरतबा। उसने कहा व्हाट इज द नेम ऑफ दिस टेबल। देखें काई स्क्वायर का जो भी टेबल होता है ना उसको कंटीजेंसी टेबल होता है, बेशक वो 1/1 हो, 1/2 हो, 2/2 हो, जो भी हो वो कंटीजेंसी टेबल होता है। स्टेट द नल हाइपोथेसिस, इसका नल हाइपोथेसिस चेक करो। हमने कहा नल हाइपोथेसिस इंडिपेंडेंट होता है, नॉट एसोसिएटेड होता है, तो हमने कहा नल हाइपोथेसिस इंडिपेंडेंट होता है। व्हाट इज द टैबुलेटेड वैल्यू, टैबुलेटेड वैल्यू क्या आई है, आंसर आता है काई स्क्वायर का ये। तो टैबुलेटेड वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो बड़ा आसान, तो टैबुलेटेड वैल्यूज फाइंड करते हैं सबसे पहले। तो टैबुलेटेड वैल्यूज के लिए हम क्या करेंगे, टैबुलेटेड वैल्यू के लिए कॉलम चाहिए मुझे। ठीक है, तो टैबुलेटेड वैल्यू के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे थीटा लिखूंगा और यहाँ पे अपना ई लिखूंगा, फिर यहाँ से कैलकुलेट करूंगा। तो थीटा चेक करें मेरे पास क्या 22 23 27, 22 23 27, फिर 25 26 21, 25 26 21, ई चाहिए ना। अब देखिए मेरे पास प्रोबेबिलिटी गिवन कर रहा है, एक डाइस को हमने 144 टाइम रोल किया है, तो बताएं 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या। हमने कहा 1 आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो देख लें क्या आती है। तो हमने कहा जो 1 आने की प्रोबेबिलिटी होगी वो 1/6 होगी, वो 1/6 होगी, क्योंकि एक डाइस को जितनी मर्जी मरतबा 144 टाइम्स क्या 1000 टाइम भी आप टॉस करते रहें, तो जब मैंने पहली बार डाइस को रोल किया तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/6। तो इस 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/6, 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/6, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/6, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/6, 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/6। तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी आ गई। तो देखें हमने कहा अगर प्रोबेबिलिटी गिवन हो तो ई कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, हमने कहा प्रोबेबिलिटी को सैंपल से n से मल्टीप्लाई करवा दो। ठीक है, तो यहां से ई कैसे बनेगा, अगर मैं यहीं से ई बनाना चाहूं तो 22 मल्टीप्लाई बाय 1/6, तो ई कैसे आया हर एक का 1/6 1/6 1/6 1/6 और 1/6 1/6।
ठीक है जी, क्लियर हो गया। तो ये सॉरी ये नहीं आया, माजरत, प्रोबेबिलिटी आई। अब मुझे ई चाहिए, तो ई यहां से होगा थीटा मल्टीप्लाई बाय गिवन प्रोबेबिलिटीज। ठीक है, तो ई जब मैंने फॉर्मूला ई का जो यूज करना है, तो ई जो यूज करूंगा तो आपके पास जो भी प्रोबेबिलिटीज होंगी ये हमारे पास एन है, तो प्रोबेबिलिटी 1/6 है और एन 22, तो ई पहला वाला कैसे आएगा 22 मल्टीप्लाई बाय 1/6। तो जब हमारे पास प्रोबेबिलिटी गिवन होती है तो हम n को गिवन प्रोबेबिलिटी सिंपल मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो 22 मल्टीप्लाई बाय 1/6। तो आंसर कितना आया मेरे पास आंसर आया मेरे पास 3.67, तो 3.67। नेक्स्ट वाला ई क्या आया, तो 23 को मल्टीप्लाई करवाना है, 23 3.83 3.83। नेक्स्ट 27 4.5 नेक्स्ट 25 4.17 नेक्स्ट 26 4.33 नेक्स्ट 21 3.5 टोटल करें इसका 3.67 प्लस 3.83 प्लस 4.5 प्लस 4.17 प्लस 4.33 प्लस 3.5, आंसर आ गया 24। आंसर आ गया 24। चेक करें कि उसने कहा व्हाट इज द टेबुलेटेड वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर। काई स्क्वायर की टेबुलेटेड वैल्यू क्या है, तो काई स्क्वायर की अब हमने अब टेबुलेटेड वैल्यू फाइंड करनी है। तो काई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा माइनस ई होल स्क्वायर डिवाइड बाय ई और फिर सबका सम कर दो। ठीक है, तो चेक करें आप अच्छा जी, ओके, यहां से वापस आए जरा। ये वाली देखिएगा, जो यहां से हमने फाइंड किया ये वाला सारा हिस्सा ये रेस करते हैं, सारा गलत है, ये ऐसे नहीं होना क्योंकि फॉर्मूला गलत अप्लाई हो गया ई के लिए। ठीक है, तो ई एक्चुअली देखिए हमने फाइंड कैसे करना था, हमने कहा ई जब प्रोबेबिलिटीज गिवन हो तो ई का फॉर्मूला ये था कि सैंपल मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी, ऐसे ही था। तो सैंपल देखें हमारे पास कितना है 144 टाइम, तो जो सैंपल है हमारे पास 144 टाइम यानी कि n फॉर्मूला होता है जब भी हमने ई फाइंड करना है n मल्टीप्लाई बाय p प्रोबेबिलिटीज में, तो n कितना है 144, प्रोबेबिलिटी कितनी 1/6, हर एक 1 आने की प्रोबेबिलिटी पर 1/6, 2 आने की भी 2 आने की प्रोबेबिलिटी पर 1/6। तो पहले वाला ई क्या बनेगा 144 मल्टीप्लाई बाय 1/6, तो ये हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी बननी है। ठीक है, तो चेक करें इसको, तो 144 मल्टीप्लाई बाय 1/6 करूं तो आंसर आएगा 24, तो इसका आ जाएगा आंसर 24। तो जब इसका आंसर 24 आएगा, नेक्स्ट इसका ई क्या आएगा, उसका भी ये होगा 144 मल्टीप्लाई बाय 1/6, उसका भी आंसर आएगा 24, यानी कि हर एक ई का 24 और 24 ही आंसर आएगा। अब ये थीटा है और ये ई है। ठीक है, तो मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 20 माइनस 20, तो ये मेरे पास पहला 0 आ जाएगा, फिर 23 माइनस 24, देखिए इसका आंसर क्या था। अब आंसर करें, अब सही आंसर आएंगे।
तो 23 माइनस 24 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 डिवाइडेड बाय 24 करूंगा क्योंकि ई मेरा है, तो आंसर आ जाएगा 0.0417। फिर 27 माइनस 24 स्क्वायर डिवाइड बाई ई कितना है, 8 तो 24 ही है, ठीक है, तो 0.375। फिर 25 माइनस 24 1 आया, 1 का स्क्वायर 0.0417 ये आ गया। फिर 26 और 24 2 का स्क्वायर 4 डिवाइड बाय 24 0.1667। फिर 21 और 24 तो 0.375, ठीक है जी। तो ये मेरे पास आंसर आ गया, सबको जमा करें, 0.375 प्लस 0.0417 प्लस 0.1667 प्लस 0.375, तो आंसर आ गया 1, तकरीबन 1 आता है, 1.0001, इसको 1 ही कंसीडर कर लें, तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। तो व्हाट इज द टैबुलेटेड वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर, तो काई स्क्वायर की टैबुलेटेड वैल्यू हमारे पास यहाँ पे किधर गया, 1 आती है, ठीक है। काई स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर, सॉरी ये 1 आ गया, ये माजरत 22 माइनस 24 किया ना, तो यहाँ से 2 आया, तो 2 का स्क्वायर 4 किया डिवाइडेड बाय 24 किया, इसका आंसर आता है, और सॉरी 0.1667, तो इसमें ऐड करें प्लस 1.0001, तो आंसर आ गया 1. आंसर आता है 1.17, तो आंसर आता है 1.17, 1.17 हो, 1.17 हो या 1.18 हो, बात एक ही, तो ये हमारे पास कैलकुलेटेड आंसर आ गया काई स्क्वायर का। फिर कहता है टैबुलेटेड वैल्यू क्या है, तो टैबुलेटेड वैल्यू चेक करते हैं। तो टैबुलेटेड वैल्यू के लिए हमने कहा कि टैबुलेटेड वैल्यू फाइंड करने के लिए फार्मूला होता है कि काई स्क्वायर अल्फा r-1 c-1, तो अल्फा कितना है, हाँ उसने नहीं बताया हुआ, अगर अल्फा अननोन हो हम 5% यूज करते हैं, यानी कि 0.05। रोज कितनी, हमने कहा 1 रो है, तो 1 हमने कर दिया 1 माइनस 1, कॉलम कितने 6 कॉलम है, तो 6 माइनस 1, तो 0.05, 1 माइनस 1 0, 6 माइनस 1 5, तो इस 0 को इग्नोर करो, यानी कि 0.05 को 5 में देखना है, तो 0.05 को 5 में देखना है, तो 0.05 ये इसको 5 में देखना है, तो आया 11.070, तो आंसर आया 11.070, तो ये देखें 11.070 आ गया। फिर लास्ट में कह रहा है कि असेस हाइपोथेसिस फॉर अ डाइस इज फेयर और नॉट। फेयर का मतलब होता है इंडिपेंडेंट, फेयर का मतलब होता है इंडिपेंडेंट, नॉट एसोसिएटेड। और इंडिपेंडेंट नॉट एसोसिएटेड कब होगा, जब H नॉट हमारा एक्सेप्ट होगा। अब H नॉट एक्सेप्ट हो रहा है, रिजेक्ट हो रहा है, उसके लिए हमने कहा काई स्क्वायर कैलकुलेटेड ग्रेटर होगा काई स्क्वायर टेबल से, तो H नॉट रिजेक्ट होगा, अदरवाइज एक्सेप्ट होगा। तो कैलकुलेटेड क्या था 1.17, टेबल क्या था 11.070, तो देखिए स्मॉल है, यानी कि H नॉट हमारा एक्सेप्ट हो रहा है। अगर H नॉट एक्सेप्ट है तो हमने कहा डाई फेयर है। तो देखें हमारा रिजल्ट क्या आया, उसने कहा कि H नॉट हमारा क्या हो रहा है, ये देखें H नॉट इज एक्सेप्टेड, H नॉट इज एक्सेप्टेड। अगर H नॉट एक्सेप्ट है तो हमने कहा डाई हमारी फेयर है, ठीक है। तो इस तरह से आप हाइपोथेसिस काई स्क्वायर के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, इस बात का याद रखना, ठीक है। सम टाइम ना कैलकुलेशन करते वक्त मिस्टेक हो जाती है, जैसे कि अभी लास्ट हमसे भी एक मिस्टेक हुई, ई गलत आ गया, तो मुझे फौरन से क्लिक हुआ यार ये ई गलत आ गई, ये कैसे मुझे पता चल गया कि ई गलत जा रहा है। याद रखिएगा हमेशा जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू होती है ये वो वैल्यू होती है जो नॉर्मली हम एक्चुअल ऑब्जर्व करते हैं, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी होती है जो हमारा अंदाजा होता है। तो देखें
हमेशा याद रखिएगा ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड हमेशा करीब करीब होंगे। अगर ये 22 है तो एक्सपेक्टेड भी 22 के आसपास होगी। ये देखें 27 है 25। और एग्जांपल चेक करवाता हूं आपको एक्सपेक्टेड के ऑब्जर्व देखें। ऑब्जर्व कितना 14, एक्सपेक्टेड देखें 8.8, ये 6 11 8 13 22 16 करीब करीब वैल्यूज हैं। और चेक करें जरा 8 6 25 28 21 19 4 5 27 23 करीब करीब 15 16 करीब करीब वैल्यूज हैं। ठीक है, ये देखें 12 10 9 10 11 12 10 10 9 10 तो देखें करीब करीब। हमेशा याद रखिएगा जब भी आपके पास ऑब्जर्व्ड और फ्रीक्वेंसी एक्सपेक्टेड में बहुत डिफरेंस आ रहा है, समझ लीजिएगा कि कोई ना कोई हमसे गलती होगी। ठीक है स्टूडेंट, वो अल्हम्दुलिल्लाह वो कंप्लीट हो गई है। ठीक है, तो अगर इन क्वेश्चन के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल विदाउट एनी हेजिटेशन आप बिल्कुल मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो जहाँ तक हो सका मैं बिल्कुल आपको इंटरटेन करूँगा और आपके फर्दर जो है क्यूरीज हैं उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, हमारे यहाँ पर सेशन एंड हो गया इंशाल्लाह। अब मुलाकात जो होगी वो क्यूएम में दोबारा नहीं होगी इंशाल्लाह ताला। ठीक है, अब इंशाल्लाह मुलाकात होगी इकोनॉमिक्स में इंशाल्लाह ताला, क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स भी पढ़ाता हूँ। ठीक है, मैं ये नहीं कर रहा बिल्कुल आप मेरे से पढ़ें, सिर्फ आपको जस्ट इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि कैफ 2 इकोनॉमिक्स भी मैं पढ़ा रहा होता हूँ। ठीक है, तो होप सो कुछ स्टूडेंट से कैफ 2 में अब दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखें।